ग्रुप में तुम्हारे सवाल आ गए थे, सोल्यूशन वाला भी आ गया होगा। अभी जो सवाल उसके बाद ना हुए हो वो पूछ लेने हैं, है ना। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सोल्यूशन का लास्ट पोर्शन जो चल रहा है इलेक्ट्रो का, सॉरी, उसमें हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी तक पढ़ लिया था। और एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन करने पर क्या हम लोगों ने बातचीत कर ली है कि क्या चीज है जो घटती है, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस जो है वो घट जाता है, बाकी सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, अगला लिखिएगा। अब इसी में आगे है, थोड़ा सा है, आज खत्म है ये। अगला लिखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन शब्द का मतलब समझते हो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप तब तक पानी डालते जाएंगे जब तक कि पीस टूट ना जाए, यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि फिर वीकनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आप पानी मिलाते रहेंगे। अगर आप याद करें तो लास्ट टाइम पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो टूट ही जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर टूट जा रहा है तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमें वहां पे चेंज ज्यादा नजर आएगा। तो लिखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम and equivalent conductance lambda equivalent, molar conductance lambda m and equivalent conductance lambda equivalent achieve their maximum value, achieve their maximum value and called। अब इसको मैं क्या शब्द बोलूंगा? लैम्डा एम अगर है तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम नॉट से। कुछ जगह पे लैम्डा एम नॉट यानी 0 लिखा हुआ है और कुछ जगहों पे बेटा इंफिनिटी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो परेशान नहीं होना है। और इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी इसको मैं अगर बात करूं तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट से या लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट से डिनोट कर। अब हमें कैसे निकालना है, और कोलार्स लॉ आखिरी बचा है वो इसी पर है। एक बात ये बताइएगा सर, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे एक चीज पढ़ी है क्या? लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। होता है कि नहीं होता है? तो कल को अगर हमें मोलर कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, तो हम एन फैक्टर से डिवाइड करके निकाल लेते थे। ऐसे ही बेटा यही चीज सेम क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी फॉर्मूला यही रहेगा? तो मैं यहां नॉट लिखूंगा, मैं इनफाइनाइट नहीं लिखूंगा, तो मतलब समझ में आना चाहिए। लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट भी बराबर होगा लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
तो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना अदला बदली करने के लिए। ठीक बात है। अब सुनिएगा सर, नीचे लिखिएगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस is also called limiting molar conductance। और टिक मार लीजिए, इनफाइनाइट लिख कर देगा या लिमिटिंग लिख कर देगा, एक ही बात है। तो इनफाइनाइट लिखा हो या लिमिटिंग लिखा हो, एक ही बात है। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट लिखा हो या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बना लीजिए, एक ही बात है। अब लिमिटिंग, मैं बार बार लिमिटिंग यूज करूंगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसपे सीधे सीधे सवाल आता है। तो अगला हेडिंग डालिए और लिखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैन बी calculated with the help of Debye-Huckel equation। Debye-Huckel equation इनफाइनाइट बोलो या लिमिटिंग बोलो, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज तो ये इक्वेशन लिखिएगा, लेमडा एम बराबर, क्या किसका मतलब है बात कर लेंगे। लेमडा एम बराबर -b√c प्लस लेमडा एम नॉट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम इससे निकालते हैं। कुछ किताबों में लेमडा एम नॉट पहले लिखा गया है, -b√c बाद में लिखा है ना। तो क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लेंगे अगर हमें लेमडा एम पता होगा, या लेमडा एम नॉट पता है तो लेमडा एम आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन अप्लीकेबल है, यही सवाल में पूछा जाएगा, अप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए अप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हकल्स वो डिबे-हकल इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं है। यहां सर जो मैंने बी लिया है वहां पर वो इसकी जगह पे कुछ भी ले सकता है, ए लिख सकता है, वाई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ये कांस्टेंट है, लिखिएगा स्मॉल बी इज अ कांस्टेंट, स्मॉल बी इज अ कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पहली बात, और दूसरा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी निर्भर करता है। तो पूछ लेगा ये बी की वैल्यू कांस्टेंट तो है, लेकिन ये किस पर निर्भर करती, ठीक बात है। तो याद रखना टेम्परेचर को बदलने पर भी चेंज होता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी। एक ग्राफ बनाइए लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। अच्छा, सी किसको डिनोट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने कंसंट्रेशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट को डाल के, उसके उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन। क्या ये ग्राफ, ये क्यों मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी लेना है हमको? क्या लेना है? रूट सी। क्या ग्राफ होगा ये बताइए। क्या इस ग्राफ का स्लोप, क्या इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है? बोलो बेटा। तो नेगेटिव है तो नीचे आता हुआ मिलेगा, और क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगा? क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा तो मान लो मैंने यहां कोई पॉइंट लिया, तो ये मिलेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अच्छा ये बताओ, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? क्या रूट सी जीरो होगा? यहां रूट सी क्या होगा? तो अगर ये जीरो होगा तो लैम्डा एम किसके बराबर होगा? लैम्डा एम नॉट। तो ध्यान रखना यहां पे जब भी कोई वैल्यू लिखी हो तो क्या दिया होगा? लैम्डा एम नॉट। अब हमको ये बताओ, ये ग्राफ क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करते जाओगे, अच्छा इस ग्राफ का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस। क्लियर है मामला? और ये ध्यान रखना है कि इतनी वैल्यू यहां आई है, यही तुम्हारी क्या है? लैम्डा एम नॉट, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो जैसे पानी डालोगे टूटेगा, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा वाटर मिलेगा, ज्यादा टूट जाएगा। लेकिन वो तो स्ट्रांग है, वो तो जाते ही टूट जाता है तुरंत। तो क्या इसका मतलब उसका टूटना, कंसंट्रेशन जितना कम रखोगे पानी उतना ज्यादा होगा? बोलो भैया। तो कंडक्टेंस भी क्या आएगा? कम आएगा। तो क्या ये बात सही है कि ये ग्राफ लीनियरली चल रहा है? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो ये बताइए, अगर हम कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, यानी इधर आ रहे हैं, तो क्या शुरुआत में हमें उतना चेंज नजर नहीं आएगा, और फिर क्या अचानक से जब सफिशिएंट वाटर पड़ जाएगा तो चेंज आ जाएगा? यानी वो लीनियरली काम नहीं करता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। नीचे लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, molar conductance versus under root C graph is a straight line, is a straight line with negative slope। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, इस ग्राफ में यहां पर लिख लीजिए कि आपने किसके लिए बनाया है? स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट की। क्लियर है मामला? इसके लिए बनाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। अब सर हटाया जाए, अगला लिखिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो इक्वेशन काम नहीं करती। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिएगा जो ग्राफ है मोलर कंडक्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू रूट सी, यहां भी लिया है, अंडर रूट सी इसलिए लिया है कि तुमको दिखे कि यहां कंसंट्रेशन घट रहा है। वो बोलो यार, जितना जैसे से इधर आओगे कंसंट्रेशन कम, इधर जाओगे कंसंट्रेशन ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो आयन कम टूटे होंगे, यानी कि कंडक्टेंस कम होगा, और कम कंसंट्रेशन होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए? दिमाग लगाइए अपना, बताइए। क्या ये ग्राफ अचानक से बढ़ जाए? क्या हो जाए? अचानक से बढ़ जाए। तो अगर अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या ये बनाए? क्यों? कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, बहुत कम रहा, धीरे धीरे हमने कंसंट्रेशन को कम किया, यानी पानी मिलाया, तो कुछ हद तक पानी मिलाने में उतना चेंज नजर नहीं आया, लेकिन क्या उसके बाद ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है हमको? तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ लीनियरली काम नहीं करता। ये ग्राफ आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसकी कोई इक्वेशन नहीं होती। नीचे लिखिएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा था, देखते हैं तुम्हें कितना याद है, पोस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। इनको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पता था। आप हमको ये बताओ, क्या हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ये बनाया था? याद करो, एच ए जो है वो टूटता है एच प्लस में और ए माइनस में। इनिशियली हमने इसका कंसंट्रेशन सी लिया था, तो ये दोनों 0 0। बोलो बेटा, काम किए थे वहां पे? और बेटा जब इक्विलिब्रियम आया था तो क्या सी से सी अल्फा टूटा था, और ये दोनों क्या बने थे? सी अल्फा सी अल्फा। हर एक एसिड के लिए कांस्टेंट होगा जिससे वो टूटेगा, तो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के। तो के बराबर जब हम लोग रख रहे थे तो क्या रखा था? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। यहां से आया था अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? क्या हम लोगों ने मैं बता रहा हूं कि उन्होंने निकाला कहां से है, बुक में नहीं दिया है भाई। कहां से कैसे पता चला अंडर रूट सी लेना है? सी ले लेते तुम। तो इसका मतलब यहां से जब देखा जाएगा तो के बराबर क्या लेते हैं? सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा बराबर क्या होगा? के अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट सी। क्या के कांस्टेंट है? तो इसलिए यहां से लिखा गया है अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब सुन लो बेटे, अगर मुझे कल को वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो मुझे सबसे पहले क्या ये करके अल्फा निकालना पड़ेगा? बोलो बेटा, उसके बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। बना लीजिए।
स्ट्रॉन्ग में अल्फा निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा ये बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या सब कुछ टूट चुका है? उस समय अल्फा कितना होगा? 1, यानी पूरा टूट गया होगा, 100% आयनाइज हो जाता है। तो अगर कल को मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा को मैं मोलर और इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में क्या ये लिखूंगा? लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। क्यों? बोलो भैया, कितना टूटा है और लेमडा एम नॉट बताएगा कि कितना टूटना चाहिए था। तो क्या वही रेशियो अल्फा को डिनोट कर देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना। लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। अब यहां से इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयंस होंगे और हम उससे कैसे कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, इसके लिए एक लॉ है जिसका नाम है कोहलार्श लॉ। क्या नाम है? कोहलार्श लॉ, जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्यों? अब वो आयंस में टूट गए हैं, खुद ही क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा और सुनो, अगर तुम्हें इतना ना भी आए तो नीट लेवल पे इतना याद रखना, इक्वेशन याद रखोगे। लेमडा एम बराबर बोलो क्या होता है? माइनस बी रूट सी प्लस, बोलो, प्लस लेमडा एम नॉट। तो नॉट उधर है और लेमडा एम इधर है। ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉर्मल कर्व के रूप में होगा। अब ये बताइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है अगर निकालना हो तो? अंडर रूट के अपॉन सी। इसको मैंने अंडर रूट के और अपॉन रूट सी लिख दिया। अल्फा मैं निकाल लूंगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बी किसको बता रहा होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट को पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो क्या मुझे मोलर कंडक्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस से? अगला हेडिंग है कोहलार्श लॉ। इसमें चीजों को बस सीख लो कि कैसे लिखा जाता है और निकाल ले जाओगे बहुत आराम से। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। पहले थोड़ी कहानी लिखो, फिर बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और हमने उसका कुछ कंसंट्रेशन ले लिया। अब हमने जब पानी में डाला तो कंडक्टेंस मॉलिक्यूल थोड़ी दिखाएगा, कंडक्टेंस तो आयन दिखाएंगे। तो अब वो जब पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद वो कितने आयन देगा और उन आयन का कंडक्टेंस क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि अगर हम उनके कंडक्टेंस को जोड़ दें, अगर हम कैटायन और एनायन के कंडक्टेंस को जोड़ दें तो क्या नेट कंडक्टेंस पता चल जाएगा सॉल्यूशन का? बस वही जोड़ने वाली बात हो रही है। तो नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू कोहलार्श लॉ, अकॉर्डिंग टू कोहलार्श लॉ, at infinite dilution, at infinite dilution, each ion
each ion makes a definite contribution towards total equivalent conductivity of any electrolytic solution. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पोलार्स लॉ और क्या कह रहा है, दूसरा तरीका, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन equivalent conductance of any electrolytic solution is equal to sum of equivalent conductance of cation and anion. Cation and anion, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, cation and anion is independent from nature of oppositely charged ion at infinite dilution. Nature of oppositely charged ion at infinite dilution because of interionic attraction between ions, at infinite dilution considered zero या almost zero. अब सुनो जरा, इधर देखो, पोलार्स लॉ क्या कह रहा है समझना। ये कह रहा है कि अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सॉल्यूशन का निकालना है तो मैं तुम्हें बोलूंगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of solution is equal to limiting, फाइनाइट पे बात हो रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग equivalent conductance of anion। क्या इसके सम के बराबर होगा? कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा, यानी दोनों के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जोड़ देना। तो इसका मतलब ये है, सुनते जाना, कि लैम्डा एम नॉट किसका सोल्यूशन का निकालना है अगर, तो वो बराबर होगा लैम्डा, सॉरी क्या गलती की है बताओ, अबे इक्विवेलेंट लिखा है तो एम नहीं इक्विवेलेंट लिखना है।
हाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं ठीक लिखा था सब। लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सोल्यूशन का हमेशा बराबर होगा लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। ठीक बात, उतारना नहीं, रुके रहो। अगर मैं तुम्हारे सामने यहां लिखूं एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखूंगा? ठीक है ना, पहले सरल कर देते हैं। KCl, तो KCl किस में टूटेगा? K प्लस में और Cl माइनस में। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ K प्लस कैटायन का कंडक्टेंस हो गया और प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Cl माइनस। सुनते जाना बात को। क्या इसने सम बोला है? इसने इसे नंबर ऑफ आयन से कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ, अगर मैं यहां पर कल को एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने कैटायन हैं? 2 Al+3 टाइप के। कितने एनायन हैं? 3 सल्फेट माइनस टाइप के। लेकिन यहां पे आयन लिखने के बारे में कहा नहीं गया है, तो हम क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट इसका Al+3 का और प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट इसका सल्फेट आयन। क्लियर है मामला? यानी आपको सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिखते समय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर लिख रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ आयंस सम में लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? मतलब ध्यान रखिए, उतार लीजिए। और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि लिखा भी दे रहे। खत्म, यही है कोहलर्स लॉ। समझे या नहीं समझे? गलती तुमसे होगी तो इतनी ही होगी, ये ध्यान रखना। मेन लाइन लिखना सर, है ना? और यही सवाल है, इसी पे सवाल आएगा, ये कंफर्म है। नीचे लिखो, उतार लो पहले भैया, उतार लो, छाप लो। कुल मिला के ये ना कैटायन और एनायन के सम में लिख सकते हैं। अब क्या मन में एक वो रहेगा, नंबर ऑफ आयन से गुणा करें या ना करें, यही तो है सर। बोले, नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ब्रैकेट में लिखो लैम्डा ई नॉट
समझ गए ना, लैम्डा ई इक्विवेलेंट नॉट, ब्रैकेट बंद, लिखते समय कैटायन और एनायन के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है मामला? कैटायन और एनायन के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ मोलर कंडक्टेंस, मोलर भी तो लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम ऊपर नॉट, लैम्डा एम ऊपर नॉट, ब्रैकेट क्लोज, लिखते समय कैटायन और एनायन के नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है मामला? आइए सर, क्या ये समझ में आया तुमको? ये किसके लिए लिखा था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हमें आयन के नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहीं पर ही मैं तुम्हारे लिए अगर लिखूं मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर भी तो लिख सकते हैं, Al2SO4 का होल थराइस। बोलिए सर। तो अब जब लिखेंगे तो Al+3 भी है और SO4-2 भी है, लेकिन Al+3 कितनी बार होगा? 2 बार। SO4-2 कितनी बार होगा? 3 बार। तो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट Al+3 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा एम नॉट SO4-। क्लियर है मामला? यानी इस बार हमें नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनिए सर, हो सकता है, अब सवाल में क्या होता है सुनना, थ्योरी तो इक्विवेलेंट और मोलर दोनों के लिए काम कर रही है, लिखने का तरीका आ गया तुमको। अब सवाल में क्या करेगा, वो देगा मोलर कंडक्टेंस और पूछ लेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या देगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और पूछ लेगा मोलर कंडक्टेंस। तो सर क्या अभी हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला ये लिखा है, इनको अगर आपस में कभी अदला बदली करनी हो तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। क्या हम इसका प्रयोग करेंगे बार बार? बोलिए सर। आइए एक सवाल करते हैं, बात को समझते हैं। लिखिएगा, इफ lambda m naught for Al+3 comma SO4-2 comma K plus comma K plus R X comma Y comma Z respectively। रिस्पेक्टिवली ये क्या क्या है?
एक्स, वाई और जेड है। ठीक बात है। तो दिया क्या है? मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है बात? आगे लिखो, फाइंड लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट फॉर, ऐसे लिख लो, A2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक बात? अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, जो दिया है उसी में तो जोड़ पाएंगे। पूछा गया है इक्विवेलेंट, तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बताइए, अगर मैं तुमसे कहता कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मैं इसको पोटाश एलम लिख दूं तो चलेगा? क्यों भाई? मैं क्या लिख दूं? पोटाश एलम। फिटकरी है ये। तो क्या ये कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा? ये तो तय है। तो ये बताओ, यहां कितने के प्लस हैं? 2। नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है सबका? लैम्डा एम। तो लैम्डा एम लिख रहे हैं तो लिखेंगे 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट के प्लस प्लस एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट Al प्लस 3। क्या समझ में आ रहा है? कैटायन हो और एनायन, सबके सम को लिखना है। सल्फेट आयन कितने हैं? 3 और 1 4। तो क्या मैं लिखूंगा? 4 टाइम्स। अरे सिंपल सी बात है, जो आयन है उसके लिए लिखना है तुमको। तो फार्मूला कितना भी बड़ा हो, उससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने 50 बार पढ़ा है कि वाटर जो है वो पानी में मिल जाएगा, इसको कभी H प्लस OH माइनस में लिखा नहीं जाता। क्या हमने मोलर कंडक्टेंस लिख लिया? बोलो भैया। अब यही तो तुमको वैल्यू गिवन है यहां पे, इन्हीं के लिए तो लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है। तो बेटा के प्लस के लिए कितना दिया है देखना, यहां उल्टा चलेगा। के प्लस के लिए क्या है? जेड। अब यही ना गड़बड़ाना, बस यही वैल्यू रखनी होती है। Al प्लस 3 के लिए कितना है? एक्स। और सल्फेट आयन के लिए क्या है? वाई। ये हमारा आया लैम्डा एम नॉट। लेकिन हमसे पूछा गया इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। तो इसका मतलब, अगर मुझे, इधर देखो, क्या पीछे फार्मूला पढ़ा है? लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट किसके बराबर होता है? लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाय एन वेक्टर। होता है या नहीं होता? ये होता है, ये होता है। अब ये बताओ, अगर ये होता है तो क्या हम एन फैक्टर से डिवाइड कर दें, काम हो जाएगा? अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई सॉल्ट है पोटाश एलम, तो इसका एन फैक्टर क्या मैं बोलता हूं? सम ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। बोलो बेटा। या तो हम पॉजिटिव चार्ज टोटल जोड़ दें, कितना है, या टोटल नेगेटिव। देखे रहना चाचा, दोनों ना जोड़ देना, वो कोलार्स लॉ में जोड़ा जाता है। एन फैक्टर निकालते समय या टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो ना, या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये बताओ, पोटाश एलम में 2 के प्लस है +2, 2 Al प्लस 3 है +6, तो क्या 8 आएगा? और चाहो तो नेगेटिव चार्ज अगर देखना है तो 4 सल्फेट आयन है, -8 यानी 8 आएगा। दोनों जगहों से हमारा एन फैक्टर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलो बेटा। तो यही एक सवाल है जिससे आप कन्वर्जन वाला कर लोगे तो याद रहेगा। अब ये बताइए, अगर मुझसे कहा गया कि भाई लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट बताओ पोटाश एलम के लिए, तो क्या मैं मोलर कंडक्टेंस निकाल के बैठा हूं?
पोटाश एलम के लिए, और मैं उसमें डिवाइड कर दूंगा n फैक्टर्स, यही तो होगा। तो बेटा मैं यहां क्या लिखूंगा, 2z प्लस 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा आंसर आएगा x प्लस z प्लस 2y भाई, तो कॉमन हो जाएगा ना, बोलो भाई। बस इसमें बार बार ये कहेंगे कि जब यहां रखना पड़ेगा तुमको वैल्यू, तो देख के रखना, उल्टा सीधा रख दिए तो गलत हो जाए। ठीक बात है ना। काफी सरल सवाल माना जाता है इसका, अगर ये आया पेपर में तो आपको ध्यान रख। अब सर एक तो सिंपल है, एक एप्लीकेशन ये है कि आपको सब आयंस के कंडक्टेंस दिए होंगे और सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस पूछा जाएगा। तो हमें ये देखना है कि अगर सबके मोलर कंडक्टेंस दिए हैं तो हम मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कराएंगे। और अगर हमको सबके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए होते तो हम सबको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रूप में लिखते। बस यहां हम क्या करते कि नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में एक रिलेशन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर किसी भी सॉल्ट का क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। कल को n फैक्टर किसी आयन का आएगा तो क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव। क्लियर है बात। सल्फेट आयन के लिए n फैक्टर कितना है, 2। A प्लस के लिए n फैक्टर कितना है, 1। Al+3 के लिए n फैक्टर कितना है, 3। क्या बात समझ में आती है, ये तरीका समझ में आ रहा है हमको। अगला है सर, हटाएं, अगला हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ lambda m naught और lambda equivalent naught of an electrolyte with the help of given value of lambda m naught और lambda equivalent naught of other electrolyte। यानी हमें कोई दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या गिवन है, उनका कंडक्टेंस दिया है और तीसरे का हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कैसे करें। एक सवाल देखना, हमने आपको दिया lambda m naught CH3COONA के लिए, और ये वैल्यू हमने आपको दी x। lambda m naught दूसरा हमने आपको दिया HCl के लिए। क्या अभी एक काम कर लेते हैं, सरल कर देते हैं, तुम्हारे इक्विवेलेंट कर दो। क्या दिया है, lambda इक्विवेलेंट, HCl के लिए लिखा है y। अभी सरल कर देते, और तुमसे कहा गया है, सॉरी एक और है, lambda इक्विवेलेंट नॉट
ऑफ NaCl Z है, और तुमसे कहा गया है कि लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ CH3 COOH कैलकुलेट कर, यानी 3 के दिए हैं और किसी चौथे का पूछ लिए। अब मेरी बात देखना, ये बताओ इन तीनों का लिखो और ये देखो कि जो दी गई इक्वेशन है वो कैसे आएगी। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां लिखता तो मैं इससे क्या लिखता, ये बताओ। क्या मैं यहां पर ये लिखता कि x बराबर क्या इक्विवेलेंट है, यानी आयंस के सम के बराबर होगा, तो लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Na प्लस। क्या ये हमारी इक्वेशन 1 होती? क्यों भैया? अब हमको ये बताओ, यहां मैंने x लिख दिया है इसकी जगह पे, तो मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए बेटा y बराबर, अच्छा जब मैं इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो मुझे नंबर ऑफ आयन से कोई मतलब नहीं है। यहां आते हैं बेटा, तो यहां हम लोग लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट H प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Cl माइनस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तीसरा Z बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Na प्लस, समझ गए होगे, और प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Cl माइनस। NaCl लिखा है तो Na प्लस और Cl माइनस। ये है इक्वेशन 3। एक बात है, पूछा हमसे इसके बारे में, अगर इसके बारे में पूछा गया है तो क्या यार ये बताओ हमें क्या निकालना है। हमें लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COO माइनस में टूटेगा ये, और प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट H प्लस। क्या हमें इस सम की वैल्यू निकालनी? बोलो यार, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जो दिया है उसको हमने बदल लिया, अब बदलने के बाद तुम्हारे सामने रख दिया कि बेटा इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक बात है। अच्छा, चीजों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है। इक्वेशन 1 2 3 में ऐसा क्या करें कि राइट हैंड साइड केवल यही नजर आए, बाकी लोग गायब हो जाए। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, जो चाहिए उन्हें जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। तो ये बताओ, यहां पे ऐसे देखा जाता है, तरीका देखना। CH3COO माइनस चाहिए, बोलो यार, H प्लस चाहिए, तो इन दो इक्वेशन में जो है वो हमें चाहिए। Na प्लस Cl माइनस नहीं चाहिए, इसकी चिंता मत करो, ये अपने आप ही लिए होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ दो, और जो नहीं चाहिए यानी इक्वेशन 3 के साथ उसे हटा दो। तो अब सुनो तो जरा, क्या ये बताओ, जब तुम ये काम कर रहे होगे तो लाओ मैं तुम्हारे सामने लिखी, तो अगर हम लिखेंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, यही तो आएगा। इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे जरा देखना, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट Na प्लस प्लस 2 को जोड़ा है, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट H प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट Cl माइनस। बोलो भैया, इनको जोड़ दिया, इन्हें घटाएंगे तो यहां माइनस माइनस नजर आएगा ना, तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट Na प्लस
माइनस ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट सीएल। ये नीचे प्लस माइनस चार्ज है, ऊपर प्लस माइनस बता रहा है जुड़ रहा है कि घट रहा है। अब बेटा आप मुझे साफ साफ बताओ कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर हम ये काम करते हैं तो Na प्लस से Na प्लस Cl माइनस से कट जाएगा। तो अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो क्या इसका सम x प्लस वाई माइनस जेड होगा? और यही वैल्यू किसके बराबर है? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO। इसी को तो तुमने लिखा था। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा, ऐसा इन लोगों ने बताया था, किसी चीज को देखकर बताया, x प्लस वाई माइनस। क्लियर है बात? ये हमने तुम्हारे सामने पूरा सोल्यूशन ही बना दिया है तरीके। यही सवाल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। वो बात पकड़ में आई है कि चले भैया। अब एक चीज इसको उतारने के बाद जो हमारे दिमाग में चलता है वो क्या चलता है? हमसे जो पूछा गया है, हमसे जो पूछा गया है वो क्या है मैं ये नहीं देखूंगा। हो सकता है यहां मोलर कंडक्टेंस पूछ, क्या पूछ ले, और दिया सबका क्या हो? इक्विवेलेंट। तो हम निकालेंगे जो दिया है उसी में, तो हम निकालेंगे क्या? इक्विवेलेंट। और बाद में मोलर में बदलने के लिए क्या हम उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दें? बोलो यार। और अगर कभी हमसे मोलर में दिया है और पूछ लिया गया किस में? इक्विवेलेंट में, तो हम आंसर मोलर में ही निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टर से डिवाइड कर। तो क्लियर है? अब सर जैसे सवाल आया वैसे ही मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये समझ में आया है सबको? जैसे ये पूछा गया मैं समझ जाऊंगा क्या दिया है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो क्या नंबर ऑफ आयन से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए। तो यहां पर मुझे CH3COO माइनस मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। बोलो बेटा, इनको जोड़ते ही आ जाएगा CH3COH। तो मेरे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए इनको जोड़ना है, इससे हटाना है। आंसर x प्लस वाई माइनस, कल को हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तब मुझे मिलेगा, तो वो तुमको ध्यान रखना। जैसे अपनी बुकलेट में आइए और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16। आए सर? अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है सुनना। अब एक छोटी सी बात को पकड़ना। सबसे पहले सवाल में लिखा होना चाहिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस दिया है तो वो लैम्डा नॉट है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो नॉर्मल लैम्डा है। क्लियर है मामला? अब सर
इन्होंने कहा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COO Na के लिए जो मेरे पास है वो है 91, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट HCl के लिए 426, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COOH के लिए मेरे पास है 391। ये है, ये इन्होंने दिया है। इंपॉर्टेंट ये कि जो दिया है वो सही से लिख। हमसे पूछा जा रहा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट NaCl के लिए क्या जा रहा है। मैं सारे सवाल तुम्हें करा दूंगा, ये 5-6 सवाल जो हैं इससे तुम बात पकड़ पाओ। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या करने के जुगाड़ में हो। Na प्लस और Cl माइनस तुमको चाहिए, तो जरा देखो Na प्लस यहां है या नहीं है, Cl माइनस यहां है या नहीं है, तो क्या इन दोनों को जोड़ दोगे और इसके साथ क्या दोगे। तो आंसर में जरा देखना 91 प्लस 426 माइनस 300। मेरी बात समझ में आती है? आ रहा है 126। यही आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इधर देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 17 में इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है कि लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट दिया है, लैम्डा इक्विवेलेंट और उसका कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो बेटा आपको दिया है लैम्डा इक्विवेलेंट किसके लिए, CH3COOH के लिए, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 80, दी है 80, और आपको सवाल में कंसंट्रेशन दिया है ऑफ CH3COOH का। वो बढ़िया सवाल है सर, 0.1, यानी नॉर्मेलिटी 1 है, कितना दिया है 0.1 N। उसके बाद सर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमको दिया है, और दिया है क्या, यही। अच्छा कुछ नहीं लिखा है मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट होगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट CH3COOH इज इक्वल टू, आपको गिवन है 400। आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब पूछा जाएगा जब आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम मुझे बताओ, इधर देखो, क्या यहां पर अल्फा निकालने के 2 फॉर्मूले मेरे पास हैं। एक फॉर्मूला है, इसको हटा दें यार, हम यहां हम फॉर्मूला लिख पाएंगे ना। एक अभी कुछ लिखना नहीं है उसमें, वो लिखने वाला सवाल है नहीं है, सवाल समझने वाला है। अगर हमें अल्फा निकालना है तो आप कहोगे सर अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला है मेरे पास √K/C। सुनते जाना सर, अल्फा बराबर √K/C। ये है या नहीं है सर? लेकिन मुझे K पता, इसका मतलब अच्छा C यहां पे किस में रखते थे हमेशा, नॉर्मेलिटी में। केवल सॉल्युबिलिटी छोड़ के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी हम कंसंट्रेशन रखेंगे किसकी टर्म में रखते थे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की जगह कल मोलरिटी दिया हो तो बदलना है, अपने को याद रखना है बात। खैर यहां तो कुछ करना नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला तो रडार से बाहर हो गया।
एक दूसरा फॉर्मूला तुमने अभी ताजा ताजा लिखा है, लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट, यही है। तो ये बताइए सर, कौन से वाले फार्मूले से हम अपना आंसर निकालेंगे? लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना है और लैम्डा इक्विवेलेंट नॉर्मल कितना है उससे निकालेंगे। जरा निकालिए, देखिए, बताइए। क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि के देते तब करते। तो आपने लिखा होगा 80/400 यानी कि 1/5 यानी 0. तो कितना प्यारा सवाल है, सेकंड में खत्म। मतलब जितना पढ़े हैं सब जाके लगा दें ऐसा जरूरी नहीं। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 करिए। क्वेश्चन नंबर 19 करिए बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 19 करिए। नॉर्मेलिटी आपसे पूछी गई। हुआ भैया? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में, फॉर HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इक्विवेलेंट लिखा है लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। HCl के लिए हमें दिया गया है 425। ठीक बात है, और उसकी अपनी यूनिट है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन HCl, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बोलो? बोलो यार, क्या ये कप्पा की बात कर रहे हैं, कैपिटल जी की बात कर रहे हैं कि के की बात कर? के की बात कर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको गिवन है यहां पर के की वैल्यू, और ये हमें दिया है 3.825। ठीक है, तुमको बेटा आगे दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का परसेंटेज है 90, यानी अल्फा बराबर 0.9। तुमसे पूछा गया है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जब नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है तो इसका मतलब है तुमसे क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन। फॉर्मूले में तो कंसंट्रेशन। अब हमको ये बताओ, तुम्हारे पास कंसंट्रेशन निकालना है और यहां पे तुमको कैसे करोगे इसको? लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट,
उससे अल्फा आएगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कहां दिया है? एक फॉर्मूला 1000 वाला था या नहीं था सर? बोलो यार। अब यहां पर अगर हमें यहां तक जाना है तो क्या हम सबको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। तो क्या हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे? और फिर फार्मूला तो मालूम ही है हमको। तो अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो होगा अल्फा इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट। अल्फा की वैल्यू रखो 0.9, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट हमारे पास कितना है? 425। यहां से लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक बात है। और ये बताओ क्या हम लोगों ने पढ़ रखा था लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, के इंटू 1000 अपॉन क्या होता है? एन। ये है या नहीं है? ये बोलो यार। और एन मतलब नॉर्मेलिटी ही तो है, तो नॉर्मेलिटी बोलो या कंसंट्रेशन, बात तो सेम ही है, उठा के रख दो। अब 10 मिनट बाद ढूंढवा कराएंगे हम। हाँ बैठो आराम से, चले आओ। तो यहां लैम्डा इक्विवेलेंट की जगह तुम अपना कैलकुलेट करना। के की वैल्यू बेटा तुम्हें दी है 3.825 इंटू 1000 अपॉन, यहां से सॉल्व करो, एन बराबर आ रहा है 10 आ रहा है। बहुत बढ़िया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें चक्कर नहीं। अब सुनिए सर, इतना काम यहां तक आपको कर लेना है। एक सुन तो लीजिए सर, एक फॉर्मूला है जो आप लिख लीजिए, वो कई जगह, वैसे कोर्स के बाहर हो गया है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी लिखा दे रहा हूं। नीचे लिखो, solubility of less soluble salt, solubility of less soluble salt lambda m बराबर, जो लेस soluble salt होंगे उनके लिए lambda m निकालने का एक तरीका है k इंटू 1000 अपॉन solubility। क्या बेटा? पोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? k इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। और जहां पर भी सॉल्युबिलिटी के टर्म में कभी पूछ ले तो याद रखना सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी लेना। तो अभी जो एक क्वेश्चन नंबर, अगर इसमें तुम देखोगे तो 22 में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? 22 में इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। नीचे एक बात लिख लो, इन दिस फॉर्मूला के स्टैंड्स फॉर, के जो है वो कंडक्टेंस नहीं है, के यहां केएसपी है। के क्या है? केएसपी। के जो है स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अबे भाई तुम केएसपी लिखी ज्यादा अच्छा। ठीक बात है। अब सर आज हम तुमको इसके बाद 2 पन्ने का सेल है, सेल पढ़ाया नहीं जाता है और रटना है, लेकिन तब भी हम तुमको एक लेक्चर भेज देंगे ऑनलाइन जो हमने पढ़ाया है उसमें। तो अगर आप एनसीईआरटी से पहले पढ़ लेना, उसके बाद या एनसीईआरटी खोल के बैठना, तो जो बोल रहे होंगे वो समझ में आएगा। 2 पेज का है मात्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेल में कौन सा वाला? ड्राई सेल हम लोगों को पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो केवल आप सुनेंगे तो आपको आ जाए। कल हम लोग, यहां तक कंप्लीट है मामला, कल जो है
जैसे मैंने आपको दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल हो गए। कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल करेंगे। किसके करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज निपटा लीजिएगा पूरा, जिससे कल सवाल करा देंगे तो बात खत्म हो जाए। हम कहीं नहीं आते हैं। बुलाओ, बताएं, बुलाओ। तुम काहे नहीं मान रही हो? तो हम किस लड़के को पकड़ ले बताओ? तो मैं क्या करूं? हम कर लें कॉल। कहां बैठी थी तुम? लौंडा कौन था उसके बगल में? इनमें से कोई है? वो लड़का कौन है ये पता है? अरे पुलिस समझी हो काम को यार तुम है? देख रहे हो केस इनका? हमने क्लास भी नहीं ली है। कोई तो बताओ कौन बगल में था? एक बात बताएं, तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम 11 बजे किधर ले बैठे थे, नहीं बता पाओगे। हम जानते हैं तुम कि तुम कहोगे किस समय वाले 11 बजे, कि तुम थोड़ी देर के लिए इधर बैठे हो फिर उधर बैठे हो, तुम एक जगह विचरते रहते हो, तुम एक जगह रुकते कहाँ हो? अब क्या किया जाए? तुमने उनके बैग में डाल दी है, तब तो चला गया, फिर बात है खत्म। मैं क्या पता, उसकी बेचारे गलती नहीं, वो उसको ही क्या मालूम। अब तुम चक्कर में होगी कि कैमरा लगा होगा, यहाँ कैमरा इधर लगा है, उधर की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई कैमरा और है? ये है, ये भी है, नीचे जाके पता करो। ताला कितना बड़ा है? छोटा तो होगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए हो तुम। तब ठीक है। नहीं, अगली बार से तो मैं ही देखे रहता कि भैया ऐसे बच्चे हमको बहुत पसंद है। अलमारी की चाबी और घर की चाबी, पूरे जेवर एवर लाकर की चाबी लेके आओ, धीरे से मैं अपना आदमी लगा दूं कि निकाल लो, और मैं इधर पढ़ाता रहूं कि देखो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अभी मान लेके वो आया नहीं है वहां से। अब क्या किया जाए बताओ? इसमें बहुत दिक्कत की बात। तो अब देखो एक बात सुनो, अब जिसके पास है, अब वो आदमी पे डिपेंड करता है वो व्यक्ति कैसा है। तुम्हारी इस बात को लेके हमने तुमको एक बात बताई थी, जब हम लोग अपना इधर पढ़ाते थे पुरानी कोचिंग में, तो हमारे एक सर थे, उनकी बाइक चोरी हो गई, मतलब नीचे से चली गई। तो हम लोग कल्याणपुर थाना जो है, तो पटरी के इस तरफ पार करो तो आता है भाई, वहां गए। सुबह का टाइम 9:30-10 बजे, और ठंड, यानी कि दिसंबर की बात। तो भाई साहब बाहर सब नहीं समझे, वर्दी अर्दी पहने और बिल्कुल कंगा अंगा करे बैठे हैं, सब धूप सेक रहे हैं बढ़िया आराम से। अंदर थाने में गए, वहां कोई है ही, सब बाहर ग्राउंड में बैठे आराम से धूप सेक। और जैसे पूछो कि भाई साहब उधर कहीं, वहां देखो खाली पड़ा है कमरा, वही है वहां के इंचार्ज है, बता रहे हैं कि उधर चले जाओ। तो वहां गए तो हमने देखा, तो फिर थोड़ी देर बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो एसओ साहब जो उस समय के थे वो बड़े तैयार होके आए, तो हमें लगा गुरु ये कॉप ऑफिसर है, कुछ करेगा। पहला केस आया, पहले केस में एक दादाजी बूढ़े थे, वो आए, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे मोबाइल चोरी हो गया, 2 दिन से हम आ रहे हैं, वोट नहीं ले। कह रहे हैं यार तुम लोग क्या करते हो भाई, मोबाइल चोरी हो गया, रिपोर्ट यहां लिखी जाती है मोबाइल की। लोग भी बहुत चक्का कि यार रिपोर्ट यहां नहीं लिखी, तो यहां किया क्या जाता है? कह रहे हैं यहां से सामने जाओगे, राहुल फोटोकॉपी वाला है, वो लिखता है ऑनलाइन रिपोर्ट। थाने आ रहे हो, कुछ मालूम ही नहीं है, और कह रहे हो रिपोर्ट नहीं, केस खत्म, चला गया बुड्ढा।
केस नंबर 2 आया, भाई साहब 2-3 लोग लेके सर वो किसी के नाम लिया, बोले उन्होंने हमारी बंदूक छीन ली। कह रहे भाई साहब हम यही नहीं समझ पा रहे, आज दिन कितना खराब है, ये लोग कैसा केस लेके आ रहे हैं, तो मतलब ये भी केस नहीं है, बात समझो। तो वो कह रहा सर प्लीज बात, कह रहा भैया एक बात बताओ, चीज तुम्हारी ले उन्होंने ली, इसमें पुलिस का रोल कहां बनता है भाई? इसमें पुलिस का कौन सा रोल है? आपकी चीज है, अच्छा हम लोग खड़े, वो हमसे हामी भरवाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी चीज है, किसी ने आपसे ले ली, अब आप उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया हमको वापस कर दो, आप रिक्वेस्ट करोगे दे देगा, चले आए थाने मुंह उठा के, अब हम उनको पकड़े, फिर हम तुमको बुलाएं, फिर हम बंदूक, ये सब लफंदर में हम नहीं फंसेंगे, जाइए आप अपना रिक्वेस्ट करिए उनसे, केस खत्म। हम लोग आए, भाई नंबर आया, हमें मालूम था क्या करने वाला, लेकिन हमने कहा फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मैं इसको मौका दूंगा कि तुम पूरा देखो अच्छे से करते क्या हो, तरीका क्या है नॉर्मल काम करने का लोगों के। भाई साहब बताया कि चोरी हो गई है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मोबाइल पे अंदर गया, भाई उजेला ज्यादा तो अंदर गया लेके, हाँ देखते देखते जिसकी गाड़ी चोरी हुई उससे क्या कह रहा है, यहां रोको, ये तो हमें तुम ही लग रहे हो। और 2-3 लोगों से क्या कह रहा, भाई साहब इधर आओ मिश्रा देखो जरा, ये इनके तो ऐसा नहीं लग रहा भाई साहब के जैसा, जो रिपोर्ट लिखाने आया है चोर की शकल उससे मिला दे रहा हो। बात समझ में आ रही है? ये होता है रियलिटी में काम। तब फिर मेरा दोस्त बोला कि क्या करें, अब क्या करें, हमने कहा अब हम करेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो, हम आप कोई रिक्वेस्ट मत करो, अब रिक्वेस्ट ये करें, पढ़ाते थे हम आईजी साहब के यहाँ, फोन किया, उनके लिए छोटी मोटी बात है, उधर से वहां से फोन आ गया, उन्होंने पूछा क्या कोई निर्मल सर हैं, तो बैठे हम लोग अपने, हमने बुलाने आएगा, अंदर गए, कोई बातचीत ही नहीं है, अंदर लेके गए जहां पे रिपोर्ट लिखा जाता है कागज में, सादे पन्ने पे पहले लिखना होता है, एनसीआर देना होता है, वो रिसीव कर ले, वैसे तो सादे पन्ने में ले लेते हो, लेके रख लेते हैं, अगर पुलिस ने आपसे लिखवा के रख लिया तो मतलब उसने कुछ नहीं किया, कागज है ना बेटा, वो मोहर लगा के साइन करके फिर देगा फोटोकॉपी, तो तुम्हारा चढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वो लिखना शुरू किया, तो वो पहले इतना बोल दिया था कि खोई लिखेंगे चोरी नहीं लिखेंगे, तो उसने लिखना शुरू किया, तो वो क्या कह रहा पता है, अरे भाई साहब आप फिर, वो अंदर आया, कह रहा ये बताओ तुम इनसे क्यों लिखवा रहे हो, वो कह रहे हैं कि तब सर वो आपने बोला था लिख, कह रहे ये लिखेंगे यार, अभी फिर फोन आ जाएगा वहां से, लाओ इधर पेन, ऐसो पेन ले ली, काम छोड़ दिया, वहां आदमी बिल्ला रहा है, वो फोन ले लिया, वो पेन ले लिया, सामने की मैं बात बता रहा हूं, पर्चे पे नाम क्या है तुम्हारा, ये क्या ये हुआ है, और ये गाड़ी यहां से चोरी हो गई है, भला बार बार 3-4 बार चोरी, और क्या कह रहा पता है, चोरी लिख देंगे और उसके बाद एफआर तुमको दे देंगे, फाइनल रिपोर्ट, अगर नहीं मिली तो तुमको इंश्योरेंस मिल जाएगा, चोरी नहीं लिखेंगे, खोई गई तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसे मिलेगा। हम कहा वाह कितना मतलब, नहीं समझे, जैसे घर का बच्चा हो। अब बाद में जब बाहर आए, अंदर बुलाए, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा, वहां लिखी जा रही रिपोर्ट, बात समझिए, बाद में जाते जाते क्या कह रहा पता है, अब मेरे दोस्त से कि तुम जाओ 1 मिनट आप रुको, मेरा प्लीज यार मेरा ट्रांसफर थोड़ा सा दे प्लीज यार, बात समझना। तो हमने कहा सर हम क्या कर सकते, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको जब तुमसे पूछे, वो पूछेंगे जरूर, प्लीज बोल देना, तारीफ कर देना हमारे कि नहीं, ये ना बताना यार हम इधर वाले केस। हमने कहा सर वो दादा वाला और लोग वाला ये सब नहीं बताना है, समझ रहे हो। फिर गए बाद में वो अपना, ये दुनिया ऐसी है, ये तरीका है, पिक्चरों में चलता है, इन्होंने चोरी की, उन्होंने जाके वो
वेब सीरीज चल रही है कि वो ढूंढ रहा है, वो ये कर रहा है। यहां कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा भाई। जो वहां से भेजा था कोर्ट से, ये सम्मन है, जाओ सामने वाले को दे आओ, तो वो जो देने आता है वही कह रहा 50 दे दो और हम खोल दे रहे हैं, इसको पढ़ लो, ठीक लगे तो रखना, नहीं तो वापस कर दो, चिपका देंगे वापस। खत्म, खेले खत्म। सर थे हमारे, वो खोलते थे, उनको सम्मान आता था, वो पूरा पढ़ लेते थे, पढ़ने के बाद वापस रहे, कहीं ये वाला नहीं चाहिए, वापस। ये स्थिति, वही इनका मामला है। इनको ये पता नहीं है कि किसका बैग था। अब जैसे इनसे पूछा जाए बैग कैसा, तो बोले नीले रंग का था। तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा रोल कहां है? ना मैं क्लास पढ़ा रहा था और तुम मेरी क्लास से भाग गई। तो कोई यहां थी ढूंढ, तुम बाहर रही थी। अब एक काम करो, बाकी लोगों के हॉस्टल अगर है तो वो चाबी एक जैसी होगी, बना बना के देखो और क्या बता।